नमस्कार, स्वागत है आपका मैजिकल स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित राष्ट्रीय काव्यधारा एवं उसके प्रमुख कवि लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो इससे पहले हम विषय हिंदी से संबंधित 61 क्लासेस ले चुके हैं और अगर आप अभी तक आपने क्लासेस ज्वाइन नहीं की हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार जरूर चेक कर लें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। और ये प्लेलिस्ट के लिंक हैं जो आपको ये पीडीएफ प्राप्त होगी तो आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके प्लेलिस्ट पर पहुँच सकते हैं और ये पीडीएफ आपको संडे को दोनों क्लासेस से संबंधित पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगी व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, तो जो कि संबंधित है राष्ट्रीय काव्यधारा से और राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवियों से। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं राष्ट्रीय काव्यधारा क्या है। तो छायावादी कविता की उत्तरार्ध वेला में राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा का उदय हुआ और इस धारा के कवियों का मुख्य उद्देश्य देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करना था। तो छायावादी कविता के उत्तरार्ध में दो काव्यधाराएं विकसित हुई थी, एक तो राष्ट्रीय काव्यधारा, दूसरी स्वच्छंदतावादी काव्यधारा। जिसमें से हम स्वच्छंदतावादी काव्यधारा हमने कल डिस्कस कर ली थी और आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय काव्यधारा के बारे में। तो मुख्य रूप से हम सामान्य शब्दों में ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय काव्यधारा एक ऐसी प्रवृत्ति थी जिसमें राष्ट्रजन को तेजस्वी और पराक्रमी बनाने का सामर्थ्य था, लोगों को जागृत करने का, सभी जनता को देश के लिए प्रेम और आत्मविश्वास जागृत करना उनके अंदर ये कार्य किया गया इसमें। और भारत के अंदर जो विसंगतियां फैली हुई थी और पराधीनता, ये सभी में इन सभी के कूदने के लिए लोगों को कुछ प्रोत्साहन की आवश्यकता थी, जिसको राष्ट्रीय काव्यधारा के माध्यम से लोगों को पहुंचाया गया जन जन तक और लोगों को जागृत किया गया। और इसमें जो भी राष्ट्रीय काव्यधारा के जो कवि हैं उन्होंने देश प्रेम व स्वतंत्रता के आधार बनाकर, स्वतंत्रता को आधार बनाकर अपनी रचनाएं लिखी हैं। तो आज हम उन्हीं सब को डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन से कवि हैं और उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। तो राष्ट्रीय काव्यधारा के कवियों ने भारत के स्वर्णिम अतीत को जहाँ उसकी गौरव गाथा व्यक्त की है, वहीं आत्मविश्वास और देशाभिमान तक प्रकट किया है। तो उन्होंने राष्ट्रीय समस्याओं पर चिंता व्यक्त की है, सांस्कृतिक चेतना का प्रसार किया है और तत्कालीन राजनीतिक स्थिति का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है। वहीं पराधीनता और दमन के विरुद्ध संघर्ष करते हुए अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से जागरण संदेश और क्रांति का बिगुल बजाते हुए आत्मोत्सर्ग करने की प्रेरणा दी है। तो इसकी जगह विशेषताओं की बात करें तो विशेषता होगी कि गौरवमयी अतीत का उन्होंने गुणगान किया और तत्कालीन जो राजनीतिक स्थिति थी उसका बिल्कुल यथार्थ वर्णन किया है और देशाभिमान प्रस्तुत किया है अपनी रचनाओं में, और जो पराधीनता थी उसके प्रति उन्होंने क्षोभ प्रकट किया है, आक्रोश प्रकट किया है और जनता में जो क्रांतिकारिक स्वर जागृत किया है और जो आत्मबलिदान की भावना थी उसको जागृत किया और जागरण का संदेश दिया और समाज सुधार की एक प्रवृत्ति जन जन में उन्होंने फैलाई। तो ये हमारी जो राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवियों का जो उनका कार्य था वो उन्होंने किया है। तो ये कुछ जो विशेषताएं रही हैं इनको ध्यान रखें कि मुख्य रूप से जो राष्ट्रीय काव्यधारा एक ऐसी काव्यधारा है जिसमें राष्ट्र के लोगों को जागृत किया गया, राष्ट्र प्रेम के प्रति, देश प्रेम के प्रति। और इसके जो प्रमुख माखनलाल चतुर्वेदी थे, बालकर शर्मा नवीन है और उदय शंकर भट्ट, तो ये सभी कुछ कवि हैं, तो उनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं उनमें से कुछ को। तो राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवि की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें नाम आएगा माखनलाल चतुर्वेदी का। तो राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रणेता के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी को स्थान प्राप्त हुआ है, इनका स्थान प्रमुख है, इसीलिए इनको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो इनका जन्म हुआ था 4 अप्रैल 1889 को और इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1968 में और इनका जन्म स्थान था बावई, मध्य प्रदेश। इन्हें एक भारतीय अथवा के नाम से ये प्रसिद्ध प्राप्त हुई थी और इनकी पुष्प की अभिलाषा, कैदी और कोकिला प्रसिद्ध कविताएं हैं।
तो एक भारतीय आत्मा के नाम से काफी प्रसिद्ध थे और इनकी जो रचनाएं हैं वो अभिलाषा, कैदी और कोकिला, ये वाली ज्यादा प्रसिद्ध है। रचनाएं तो बहुत सारी हैं। और 1921 में, 1923 में और 1930 में इन्हें 3 बार जेल भी जाना पड़ा था। अपने जो इन्होंने कार्य किया है, अपने जो देश को जागृत कर रहे थे, तो उससे लेकिन लोग जो तत्कालीन जो शासन था वो उन्होंने इनको जेल भेजा कई बार। और उसमें देखते हैं रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके बारे में क्या कहा है कि त्रिधारा रचना त्रिवेदी जी, केशव पाठक एवं सुभद्रा कुमारी चौहान का संयुक्त काव्य संग्रह है। यह कृति उस समय प्रकाशित हुई जब चतुर्वेदी जी कविताएं अलग पुस्तक के रूप में प्रकाशित नहीं हुई थी। तो चतुर्वेदी जी की जो रचनाएं थी, कविताएं थी, वो तब तक पुस्तक के रूप में प्रकाशित नहीं हुई थी। तो ये त्रिधारा जो रचना थी उसमें 3 लोगों की कविताएं थी, माखनलाल चतुर्वेदी जी की, केशव प्रसाद पाठक जी की और सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, 3 लोगों का संयुक्त काव्य रहा है। ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी की रचना में हमें मिल जाता है। और अब अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें तो रचनाएं हैं काफी प्रसिद्ध है, इनसे प्रश्न भी बार बार आते हैं। तो हिम किरीटिनी जो कि 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, हिम तरंगिणी 1949 में, माता 1952 में और युग चारण 1952 में और समर्पण 1956 में और बेणु लो गूंजे धरा तो ये है 1962 में। और बिजलू काजल आंज रही, तो ये बिजली काजल आंज रही ये कुछ एक इनकी कविता है, वो 1962 में प्रकाशित हुई। और मरण ज्वार जो है ये 1963 में। तो ये कुछ इनके काव्य संग्रह हैं। तो इसमें हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी से बार बार प्रश्न आता है, तो इसको जरूर ध्यान रखें, इसका प्रकाशन वर्ष भी ध्यान रखें। और इनका हिम किरीटिनी जो है ये इनका पहला काव्य संग्रह था। और कहानी की बात करें तो इन्होंने कहानी भी लिखी है, बनवासी और कला का अनुवाद, ये 1954 में प्रकाशित हुई। उनके निबंध संग्रह थे साहित्य देवता जो कि 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और अमीर इरादे और गरीब इरादे, ये दोनों एक ही रचना है, ये तीसरी रचना नहीं है। अमीर इरादे गरीब इरादे ये एक रचना है, और ये जो कि 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और भाषण जो था इनका एक चिंतन की लाचारी जो कि 1963 ईस्वी में लिखा था। और इनका एक नाटक था कृष्णार्जुन युद्ध जो कि 1918 में प्रकाशित हुआ। और संस्मरण है समय के पांव, ये भी प्रसिद्ध है। तो महत्वपूर्ण जो है जो मैं बताती जा रही हूँ उनको या तो नोट कर लें या फिर सभी कुछ रचनाएं रन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इन्होंने संपादन किया है कर्मवीर का 1919 ईस्वी में, जबलपुर से सर्वप्रथम प्रकाशन जो था इसका जबलपुर से हुआ था कर्मवीर का। और 1924 ईस्वी में गणेश शंकर विद्यार्थी के बाद प्रताप का संपादन किया था और प्रभा का संपादन किया था। तो इनकी जो आरंभिक रचनाएं थी वो प्रभा में ही प्रकाशित होती थी। और जो इन्होंने प्रताप का संपादन किया था तो प्रताप कानपुर से प्रकाशित होते थे। और इन्होंने अनुवाद भी किया है शिवपाल बद का। और सम्मान और पुरस्कारों की बात करें तो देव पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हें मिला था हिम तरंगिणी पर 1954 ईस्वी में। और सागर विश्वविद्यालय द्वारा ऑनरेरी डायरेक्टर एवं 1963 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण प्राप्त हुआ था। तो ये सभी कुछ इनके जो प्राप्त सम्मान है, पुरस्कार है, इनको ध्यान रखें। और इनकी प्रस्तुत प्रमुख जो प्रसिद्ध पंक्ति है उसकी बात कर लेते हैं कि रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तो शीश दे जवानी। तो इस तरह से उन्होंने एक जवानी जो कविता थी उसमें लिखा था। और अमर राष्ट्र उन्नत राष्ट्र, उन्मुक्त राष्ट्र है मेरी बोली, ये यही सुधार समझौते वाली, मुझको बाती नहीं ठिठोली। तो इस तरह से इनकी कुछ ये प्रमुख पंक्तियां थी। अब हम बात करते हैं शिया राम शरण गुप्त जी के बारे में। तो तो इनका जन्म हुआ था 1895 में और इनकी मृत्यु हुई थी 29 मार्च 1963 ईस्वी में। और इनका जन्म स्थान था चिरगांव, झांसी। और इनकी पहचान जो थी वो मैथिली शरण गुप्त जी के छोटे भाई के रूप में की जाती थी। और इनकी जो प्रसिद्ध जो थी वो
कथाकार और निबंधकार के रूप में होती थी। और इनकी गांधीवादी में इनकी काफी अटूट आस्था थी। इनकी जो सभी रचनाएं हैं वो अहिंसा पर आधारित है, सत्य, करुणा और विश्व बंधुत्व पर आधारित है, शांति पर आधारित है। तो इनके अंदर इनकी जो भी रचनाएं हैं उनमें गांधीवादी मूल्यों का बहुत अधिक गहरा प्रभाव मिलता है। तो चलिए रचनाओं की ही बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो इनके काव्य संग्रह है मौर्य विजय, यहाँ पे आप प्रकाशन वर्ष स्वयं देख लें, अनाथ, आद्रा, दूर्वादल, विषाद और आत्मोत्सर्ग, पाथे और मृण्मयी और बापू, उन्मुक्त, दैनिकी, नकुल और नो आखाली और जय हिंद और गोपिका, गीता संवाद और गीता का श्रम श्लोकी अनुवाद। तो ये कुछ इनके काव्य संग्रह रहे हैं। प्रकाशन वर्ष आप अपने आप नोट कर लें यहाँ से। और उपन्यास साहित्य की बात करें तो उपन्यास साहित्य है इनका गोद, जो कि 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और अंतिम आकांक्षा 1934 ईस्वी में, और नारी 1937 में, 1937 ईस्वी में। और कहानी साहित्य जो है, कहानी भी इन्होंने लिखी एक, तो मानुषी नाम से हुई थी रचना, जो कि 1923 से 33 के बीच में हुई रचित, उसमें कहानियां हैं। तो ये पूरा कहानी संग्रह है। और नाट्य साहित्य की बात करें तो ये पुराण पर्व करके इनका एक नाट्य साहित्य था। और निबंध संग्रह जो है वो झूठा सच, जो कि 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो झूठा सच और भी रचना है, कंफ्यूज ना हो। और इसके बाद बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की रचना की बात करें तो इनकी रचनाएं, उनके बारे में पहले समान जानकारी देख लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 8 दिसंबर 1897 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु हुई थी 29 अप्रैल 1960 ईस्वी में। और जन्म स्थान था भयाना ग्राम और ग्वालियर का, जो कि मध्य प्रदेश में है। और इनको पुरस्कार प्राप्त हुए थे 1960 ईस्वी में, पद्म भूषण और राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि थे ये। तो कवि भारतीय संविधान निर्माता परिषद के सदस्य बने, और 1952 ईस्वी में मृत्यु पर्यंत भारतीय संसद के सदस्य रहे थे। तो ये जो इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो नवीन जी की जो जन्म हुआ था वो 1897 में हुआ था। और इनकी जो रचनाएं हैं वो कविताओं में इन्हें राष्ट्रीयता मिलती है, सांगारिकता मिलती है, रसात्मकता, तीनों प्रवृत्तियां हमें इनकी रचनाओं में मिल जाती है। इन्होंने भारत की स्थिति का यथार्थ वर्णन किया है और भारतवासियों को जागृत करने के लिए प्रेरित किया था। जैसे उन्होंने लिखा था, ओ भिखमंगे, ओ पराजित, ओ मजलूम, अरे चिंत दोहित, तू अखंड भांडार शक्ति का, जाग अरे निद्रा सम्मोहित। तो इस तरह से इन्होंने अपनी कुछ पंक्तियां लिखी थी जो सभी को एक जागृत करने का इन्होंने कार्य किया था। तो इनके कुछ काव्य संग्रह है कुसुम, जो 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, अपलक 1961 में, रश्मि रेखा 1951 में, 51 की रचना, 61 लिखा है यहाँ पे। और क्वासी जो है ये 1952 की रचना है, बिनोवा स्तवन 1955 की, उर्मिला 1957 की, और हम विश्व पाई जन्म के, तो ये 1964 ईस्वी की रचना रही है। और कुछ खंड काव्य है इनका, प्राणार्पण जो कि अप्रकाशित था, जो कि गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान पर आधारित था। और संपादन जो है इन्होंने किया है प्रताप का 1931 में, और प्रभा का 1921 से 1923 तक किया था। तो प्रभा जो थी वो राष्ट्रीय काव्यधारा को बढ़ाने वाली पत्रिका रही है। और इन्होंने स्वयं को बिस्पाई और अनिकेत कहा है, ऐसा इन्होंने स्वयं को कहा है। और माखनलाल चतुर्वेदी के ही समान इनकी भी बहुत सी रचनाएं जो थी वो कारागार में लिखी गई थी। वो भी कारागार में गए थे 3 बार। इसी प्रकार इनकी भी जो रचनाएं थी बार बार जब इन्हें जेल जाना पड़ा उसमें भी लिखी गई इन्होंने वहां पे भी। तो इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से जो कवियों का जो चिर उपेक्षित जो वो था टॉपिक उर्मिला, उसमें लेखन कार्य किया। और जो कि लेखन कार्य 1921 ईस्वी में इन्होंने आरंभ किया था और 1934 ईस्वी में पूर्ण किया। और इनकी रचना रही है उर्मिला, जो 1957 में प्रकाशित भी हुई थी। तो उर्मिला के कुछ अंश जो है वो प्रभा में प्रकाशित हुए थे, और 6 सर्गों में ये विभक्त है। एक महाकाव्य में उर्मिला के जन्म से लेकर पुनर्मिलन तक की कथा पूरी वर्णित की गई है। और इनके द्वारा जो गणेश शंकर विद्यार्थी जी थे उनकी बलिदान पर कथा लिखी गई है, जो कि प्राणार्पण खंड काव्य जो था वो अप्रकाशित रह गया पर उसमें लिखी गई थी। और इनका जो प्रथम कविता संग्रह है 1936 ईस्वी में कुमकुम जो था वो प्रकाशित हुआ था।
क्योंकि हमने बात की यहाँ कुसुम नहीं होगा, यहाँ कुमकुम होना चाहिए। तो ये कुछ इनके काव्य थे। तो इनकी मूल जो संवेदना यौवन से पहले उद्दाम प्रणयावेग और प्रखर राष्ट्रीयता की रही है। और रश्मि रेखा की बात करें तो वो 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसमें प्रणय और विरह की मादक स्मृतियां हैं, विशुद्ध पुकारे हैं और विशेषता है। तो ये कुछ इनके बारे में बात हुई। अब बात करते हैं सोहन लाल चतुर्वेदी जी के बारे में। तो इनका जन्म हुआ था 22 फरवरी 1906 ईस्वी में और निधन हुआ था 1988 ईस्वी में। तो इनका जन्म स्थान था बिंद की फतेहपुर और इनका व्यवसाय था जमींदारी और बैंकिंग। तो इनके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। रचनाएं पहले तो काव्य संग्रह इनका जो है भैरवी, जो 1941 में प्रकाशित हुआ। बाब दत्ता ये 1942 में, कुणाल 1943 में, पूजा गीत 1945 में, विश्वपान 1945 में, युगाधार 1944 में, बासंती जो है वो 1944 में, चित्रा 1944 में और जय गांधी 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। और ये कुछ इनकी रचनाएं थी और इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। जो अब इनके कुछ संपादन देख लेते हैं, उसके बाद हम इनके पुरस्कार सम्मान की बात करेंगे। तो संपादन किया गया था इन्होंने 1938 से 1942 तक दैनिक राष्ट्रीय पत्र जो था अधिकार का लखनऊ से संपादन किया था। और गांधी का अभिनंदन ग्रंथ इन्होंने लिखा है, उसका संपादन किया है 1944 ईस्वी में। बाल सखा का संपादन किया है और कहानी साहित्य जो है वो 7 कहानियां इन्होंने उसका संपादन किया है। और बाल साहित्य इनके द्वारा रचित है 1944 ईस्वी में बांसुरी, झरना, बिगुल। तो इन तीनों का इन्होंने प्रकाशन किया था। और भी थे बाल साहित्य जो कि थे बच्चों के बापू और चेतना, दूध बतासा, बाल भारती, शिशु भारती, हंसो हंसाओ, नेहरू चाचा, सुजाता, प्रभाती, मोदक। ये कुछ इनके बाल साहित्य रहे हैं और इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, जो कि 1969 में सम्मानित किया गया था। और सोहनलाल द्विवेदी जी मदन मोहन मालवीय जी की छत्रछाया में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़े थे और इन्हें खादी से बहुत प्रेम था और शिशुओं से भी बहुत अधिक स्नेह था। तो इनकी जो भैरवी रचना है 1941 ईस्वी में वो देश प्रेम से संबंधित है। और बास बदत्ता जो है इसमें भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव भाव व्यक्त किए गए हैं। और इन्होंने कुछ पंक्ति हैं इनकी भैरवी की कि भूल गए क्या राम राज्य जहां सभी को सुख था अपना। और जो कुणाल है वो इनकी प्रसिद्ध रचना है काफी, वो उसमें इनकी प्रबंधात्मक रचना है जिसमें अशोक और दृश्य रक्षिता से संबंधित है ये। तो ये इनकी रचनाओं का कुछ विषय है। और पूजा गीत 1945 ईस्वी की रचना है जिसमें बापू के 77वें जन्मदिन पर इन्होंने उनको समर्पित की थी अपनी रचना। और जय गांधी 1956 की रचना है। इनकी राष्ट्रीय जो इसमें भी राष्ट्रीयता की ही भावना की गई है, व्यक्त है उसमें। तो बाकी अब हम बात करते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में। तो इनका जन्म 1905 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे 4 दिया है लेकिन कहीं कहीं 5 मिलता है, 5 ज़्यादा सटीक होगा। तो 1905 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1948 ईस्वी में। और जन्म स्थान था निहालपुर प्रयाग और पत्नी थी ये थी वकील डॉक्टर लक्ष्मण सिंह की। तो इनका विवाह उनसे हुआ था 1919 ईस्वी में। और इनको पुरस्कार मिले थे शेक्सपियर पुरस्कार जो था मुकुल और बिखरे मोती पर। तो अब देख लेते हैं कुछ रचनाओं के बारे में, इनकी जो रचनाएं रही हैं प्रमुख। तो काव्य संग्रह त्रिधारा 1930 ईस्वी में, मुकुल 1930 ईस्वी में। और कहानी संग्रह जो थे वो बिखरे मोती 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, उन्मादनी 1934 ईस्वी में और सीधे साधे चित्र 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इनके जो इन सिलेबस में काफ़ी जगह सम्मिलित है, तो हमें वहाँ पे भी इनको डिस्कस करना ही है। बाकी बात कर लेते हैं कि जो तीन एक भी कई बार जेल जाना पड़ा था। और उनकी पुत्री थी सुधा जिनका विवाह हुआ था अमृत राय से। और अमृत राय आप सभी जानते ही हैं कि प्रेमचंद जी के पुत्र थे और इन्हें भी कई बार, सुभद्रा कुमारी जी को भी कई बार जेल जाना पड़ा था। और जो मेरा नया बचपन जो कविता है इन्होंने उसमें अपनी पुत्री सुधा को ही आधार बनाकर वो रचना लिखी थी। और 15 वर्ष की अवस्था में इन्होंने एक रचना लिखी थी। इनकी प्रथम रचना जो थी वो मर्यादा में प्रकाशित हुई थी। और राष्ट्रीयता और घरेलू जीवन के व्यक्ति इनकी काव्य रचनाओं में प्रमुखता से मिलती है। उनकी बहुत प्रसिद्ध रचना जो है सभी ने बचपन से पढ़ी होगी, झांसी की रानी, जो कि
बुंदेलखंड की लोक शैली में रचित है। और इससे अतिरिक्त जो इनकी एक राष्ट्रीयता से संबंधित कुछ रचनाएं हैं वो देख लें कि वीरों का कैसा हो बसंत, इससे संबंधित प्रश्न आया था ये। सॉरी। झंडे की इज्जत में और विजयादशमी, स्वदेश के प्रति, जलियांवाला बाग, विदा और असहयोग, सेनानी का स्वागत, ये सभी इनकी राष्ट्रीयता पर कविताएं रही हैं। और झांसी की रानी तो आप सभी ने बहुत सुनी होगी कि बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये बचपन से हमें पढ़ते हुए बहुत अच्छी रचना है। और वीरों का कैसा हो बसंत, ये भी इनकी काफ़ी सुंदर रचना है। अब बात करते हैं केदारनाथ मिश्र जी की, जो केदारनाथ मिश्र प्रभात उपनाम से ये लिखते थे। तो इनका जन्म हुआ था 12 अगस्त 1907 को और इनकी मृत्यु हुई थी 1984 ईस्वी में। और जन्म स्थान था आरा, बिहार। और कलेजे के टुकड़े शीर्षक से इन्होंने 1928 ईस्वी में इनकी 60 पदियों का संग्रह निकला था और यह इनकी सर्वप्रथम रचना रही है। और इनकी कुछ अन्य रचनाओं की बात करें तो अन्य रचनाएं होंगी, काव्य संग्रह होंगे कंपन जो 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, चिर स्पर्श 1951 में, सेतुबंध 1967 में और शुभ्रा 1967 में। तो 66 और 67 में। और प्रबंध काव्य जो है वो कैकई 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, तप्त गीत 1955 में और ऋतंभरा जो है 1957 ईस्वी में। ये इनके प्रबंध काव्य रहे हैं। और गीत संग्रह की बात करें तो ज्वाला 1929 में, श्वेत लीक 1936 में और कलापिनी ये 1940 ईस्वी में। तो ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण गीत संग्रह हैं। और कहानी संग्रह समुद्र के मोती 1952 में, आश्चर्यजनक कहानियां 1952 में, मनोरंजक कहानियां 1952 में और मूर्खों की कहानियां 1952 में। तो ये कुछ इनकी कहानी संग्रह हैं। और गीत नाट्य संवर्त है 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और स्वर्णोदय जो है 1951 में। तो ये कुछ इनके रचनाएं सारी हो गई हैं। तो 1929 ईस्वी में ज्वाला जो थी वो स्वतंत्रता संबंधित इनके गीतों का संकलन था उसमें। और कंपन में इनके दार्शनिक विषयक और चिर स्पर्श में इनकी आध्यात्मिक विषयक रचनाएं रही हैं। और कैकई जो प्रबंधात्मक इन्होंने काव्य लिखा, इसमें इन्होंने कैकई के कुत्सित चरित्र को राष्ट्रमाता के रूप में प्रस्तुत किया है। और ऋतंभरा जो है 1957 की रचना, इसमें प्रभात जी ने मानवता के प्रति एक भविष्य और सृष्टि की इस पर आधारित रचना है और मानव प्रगति से संबंधित प्रबंधात्मक रचना है ये। और तप्त गीत इनका एक शोध प्रबंध है जो कि पटना विश्वविद्यालय पटना से संबंधित है, लिखा था वहाँ। तो ये कुछ रचनाएं हैं जो इनसे संबंधित थी। और ये हमारे आज की वीडियो का टॉपिक जो था राष्ट्रीय काव्य धारा और उसके प्रमुख कवि। अगर आपको ये उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर उपयोगी लगा हो तो अपना प्लीज़ कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। और ये हमसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण लिंक हैं, चाहे टेलीग्राम ग्रुप का है जो आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, मैजिकल स्टडी ग्रुप नेम से आप सर्च करेंगे तो वहाँ ग्रुप में आपको प्राप्त हो जाएगा। और मैजिकल स्टडी चैनल अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे वो चैनल प्राप्त हो जाएगा। और ईमेल एड्रेस है हमारा magicalstudy.email@gmail.com। आपका कोई भी विचार है, कोई भी सुझाव है, आप हमें यहाँ पे दे सकते हैं। और इसमें हमने सभी कवि को, नीलम जी धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें कोशिश की है अधिक से अधिक कवियों को सम्मिलित करने की। बाकी दिनकर जी भी हुए थे जो राष्ट्रीय काव्य धारा से संबंधित थे, वो यहाँ पे छूट गए हैं। तो यूँ ही बता दूँ मैं आपको, जो आगे हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन जो प्रमुख कवि रहे हैं उनको वैसे कोशिश तो की है बिल्कुल यहाँ पे डिस्कस करने की, पर वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो सभी कुछ नहीं आ पाए। लगभग 10-12 5-6 तो हैं आज के में, तो इन्हीं को ये लर्न करें। और बाकी पिछली बार कविता जो आई थी, एक पूछी गई थी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जो कविताएं थी उनसे आया था कि वीरों का कैसा हो बसंत ये किसकी रचना है। तो वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि राष्ट्रीय काव्य धारा भी हमें डिस्कस करना। तो कभी भी कहीं से भी प्रश्न आ जाता है तो सभी कुछ, हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। आपका दिन शुभ हो।